वेट, दिस इज़ नॉट अ बुक रिव्यू. मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन किताबें मेरी दिलचस्पी का वाहिद मौजू नहीं. साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड इनोवेशंस और ऑल्सो टॉपिक्स ऑफ माई इंटरेस्ट. मैं कोशिश करती हूँ कि साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस वेबसाइट्स को रेगुलरली देखूँ. एंड आई लव कलेक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम दीज फील्ड्स. कहानियाँ इकट्ठी करूँगी तो फिर सुनाने का दिल तो करेगा ना. सो हियर आई एम to share one of those stories with you. I am Nayam and thanks for being here. आज मैं आपको बताऊंगी मुस्तफ़ा सुलेमान के बारे में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इन्फ्लेक्शन का फाउंडर है. क्योंकि अगर बिल गेट्स कहता है कि दिस कंपनी कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन टेक और इसकी अचीवमेंट्स पर नज़र रखो, तो नज़र रख लेते हैं. मुस्तफ़ा सुलेमान, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक मुसलमान है, सीरियन ओरिजिन का है और कुछ इतने अच्छे माली हालात में पैदा नहीं हुआ था. उसका वालिद टैक्सी ड्राइवर था और वालदा नर्स. वो सिर्फ 17 साल का था जब उसने एक दोस्त के साथ मिलकर मुस्लिम यूथ हेल्पलाइन शुरू की. वो एक फ़ोन सर्विस थी. ब्रिटिश सोसाइटी में मुसलमान नौजवान जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इस हेल्पलाइन का मकसद उन्हें रहनुमाई देना था, उनकी हेल्प करना था, स्पेशली इमिग्रेंट्स को, जिन्हें एक तरफ तो बरतानवी माशरे और कल्चर में मिक्सअप होना था, दोस्त बनाने थे, सोशल लिंक्स इस्टेब्लिश करने थे, लेकिन साथ ही साथ अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी और फेथ को भी प्रोटेक्ट करना था. ड्रग्स कल्चर और इमोरलिटी से बचना था. कहीं कहीं जो नफ़रत अंगेज़ वाक़यात होते रहते थे, उनके नफ्सियाती असरात से निकलना था. इट वॉज प्रिटी यूज़फुल सर्विस. और अगर किसी को लग रहा है कि इतनी यूज़फुल नहीं थी, तो बता दूं कि ये सर्विस शुरू होने के सिर्फ 1 महीने बाद 9/11 हो गया और यूरोप में मौजूद मुसलमान मज़ीद फोकस में आ गए. तो इस सर्विस ने उस दौर में मुस्लिम यूथ को सोशल आइसोलेशन से निकालने और उनका मोरल हाई करने में बहुत मदद की. आज ये बरतानिया में मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी सर्विस बन चुकी है. खैर, हम बात कर रहे थे मुस्तफ़ा सुलेमान की, जिसके लिए मुस्लिम यूथ हेल्पलाइन सिर्फ एक आगाज़ था. वो बेसिकली एक फ़िलासफ़र और बहुत अच्छा मैनेजर था. अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अगले कुछ साल उसने यूनाइटेड नेशंस समेत कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते गुजारे. लेकिन उसकी ज़िंदगी में लाइफ चेंजिंग ट्विस्ट 2009 में आया. कोपेनहेगन में एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी एंड ही वाज अमंग द ऑर्गेनाइजर्स, जिनकी कोशिश थी कि डिफॉरेस्टेशन के ख़िलाफ़ सब लोगों को एक कॉमन स्ट्रैटेजी पर मुत्तफ़िक किया जाए. टू हिज अटर डिसअपॉइंटमेंट वो लोग मुत्तफ़िक ना हो सके. अच्छा, ये साल था 2009. फेसबुक वॉज ऑन द राइज. उन्हीं दिनों मुस्तफ़ा ने कहीं पढ़ा कि इसके मंथली एक्टिव यूज़र्स की तादाद 100 मिलियन प्लस हो चुकी है. उसने सोचा कि कॉन्फ्रेंस में थोड़े से लोग थे, लेकिन उन लोगों को भी एक कॉमन गोल पर इकट्ठा नहीं किया जा सका. दूसरी तरफ दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बसने वाले लोग करोड़ों की तादाद में इस सोशल नेटवर्क पर इकट्ठे मौजूद हैं और मिलकर इसे एक बहीमत बना रहे हैं, एक जायगेंटिक फर्म. उस रोज़ मुस्तफ़ा को एहसास हुआ कि आने वाले वक्त में नथिंग बट टेक्नोलॉजी विल बाइंड पीपल. ही स्विच फ्रॉम फिलोसफी टू कंप्यूटर्स और अगले ही साल अपने दोस्तों के साथ मिलकर डीप माइंड का आगाज़ किया, एक AI रिसर्च कंपनी. इट शोज़ हाउ फ्यूचरिस्टिक दे वर. हम 2023 में अभी सिर्फ बुनियादी बातें जान रहे हैं, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा और उसके दोस्त आज से 13 साल पहले इस टेक्नोलॉजी का बेसिक फ्रेमवर्क और एल्गोरिदम्स तख्लीक कर रहे थे. टेक वर्ल्ड के लोगों ने इस कंपनी की उठान को बहुत गौर से देखा एंड दे वेलकम्ड इट. तभी तो टेस्ला के एलॉन मस्क और पेपॉल के पीटर थियल समेत कई बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको फंडिंग की. कंपनी का पोटेंशियल देखा तो फेसबुक ने भी इसको ख़रीदने की कोशिश की. वो डील तो ना हो सकी, लेकिन फिर 2014 में गूगल ने इसे $650 मिलियन में ख़रीद लिया. ये अमेरिका से बाहर गूगल की सबसे महंगी ख़रीदारी थी. डीप माइंड अब गूगल डीप माइंड कहलाती है. अब उसी मुस्तफ़ा ने लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड होफमैन के साथ मिलकर एक नई AI फर्म इन्फ्लेक्शन की बुनियाद रखी है. यही वो कंपनी है जिसके बारे में बिल गेट्स का कहना है कि ये AI की दुनिया की सबसे बड़ी खिलाड़ी बन सकती है. बिल गेट्स का कहना इतना अहम इसलिए है क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ कंपटीटर और माइक्रोसॉफ्ट खुद भी AI की फील्ड में टॉप पर पहुंचना चाहती है. ChatGPT में माइक्रोसॉफ्ट की फंडिंग मौजूद है. माइक्रोसॉफ्ट का अपना वेब ब्राउज़र बिंग भी ChatGPT से कनेक्टेड है. ऐसे में जब टेक्नोलॉजी की दुनिया का इतना बड़ा नाम और कंपटीटर बताए कि वो मुस्तफ़ा की कंपनी का बनाया पर्सनल AI इस्तेमाल कर रहा है एंड ख़ुद इतराफ़ करे कि इट इज़ सीरियसली इम्प्रेसिव, तो उसका कहना अहम तो होगा.
ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بل گیٹس نے حال ہی میں انفلیکشن میں کافی بھاری انویسٹمنٹ کی ہے. اس تازہ ترین فنڈنگ راؤنڈ میں انفلیکشن کو $1.30 کی فنڈنگ ملی ہے اینڈ اٹ از دی لارجسٹ انویسٹمنٹ ان دس فیلڈ ان ریسنٹ ٹائمس. بل گیٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ ان نیکسٹ 10 years گوگل اور امیزون وڈ ناٹ ایگزسٹ دی وے دے ایگزسٹ ٹوڈے. کیونکہ انفلیکشن کی پرسنل اسسٹنس جیسے سروس کے بعد لوگ کبھی گوگل سرچ پر نہیں جائیں گے. انہیں اپنی بلی کے لیے فوڈ بھی لینی ہوگی تو وہ گوگل سے پوچھنے یا امیزون سے خریدنے کی بجائے اپنے پرسنل AI کو بتائیں گے. پھر سارا کام اس کا ہوگا. اٹ ول چوز دی فاسٹسٹ ڈلیوری اور دی بیسٹ کوالٹی اور دی لوئسٹ پرائز اور کمبینیشن آف آل جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. AI خود ہی آرڈر پلیس کرے گا, خود ہی آپ کے بینک سے پیمنٹ کرے گا, خود ہی ایڈریس دے گا. دس از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر آف شاپنگ. تو ایک چھوٹا سا تعارف تھا مصطفیٰ سلیمان کا, اس کی بنائی کمپنیز کا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مستقبل کا. ٹیک ورلڈ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے. ایسے میں اگر کوئی سکسیس سٹوری سامنے آتی ہے تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور اسے اپنے لیے ایک انسپریشن بھی بنانا چاہیے. آج کل ہمیں ایسے ہی ہیروز کی ضرورت ہے. So best of luck to مصطفیٰ and Inflection. I hope آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی جیسے مجھے اچھی لگی. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ کا بہت شکر اور آپ سب کا بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.